एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये कमबख्त शराब भी क्या चीज़ है। कुछ लोगों को ये हराम नज़र आती है तो वहीं कुछ लोगों को जैसे बोतल ही माशूक नज़र आती है। याद करिए, लॉकडाउन के बाद जैसे ही शराब की दुकानें खुलीं तो वो कतारें, ऐसी लंबी कतारें क्या कभी आपने राशन की दुकानों में देखी थी? या फिर गैस सिलेंडर के लिए भी इस तरीके से सब्र, संयम और तपचर्या के साथ लोग खड़े हुए हों। हालांकि सब जानते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बाद भी अकेली चीज़ है जो बिना किसी विज्ञापन, मार्केटिंग या प्रचार के न सिर्फ बिकती है बल्कि हर साल और ज़्यादा खपत बढ़ जाती है। और आखिर ऐसा क्या है, वो कौन सा अर्थशास्त्र है जो समाज या व्यक्ति की सेहत की चिंताओं पर भारी पड़ता है और सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस देने के लिए आतुर रहती हैं? जैसे जैसे चुनावों की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल का महासमर और ज़्यादा तीक्ष्ण और भीषण होता जा रहा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने प्रवेश किया और उससे पहले ममता ने सड़कों पर जो आवेग दिखाया, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लड़ाई कितनी दुरूह और दुष्कर होने जा रही है। एक दूसरे को झटका देने में लगे बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे की काट भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल का सीएम नंदीग्राम से तय होगा। और जब ये तय हो चुका है तो बीजेपी ने अपने ट्रम्प कार्ड यानी पीएम मोदी को उसी हिसाब से यहाँ खेलने का फैसला किया है। राज की बात में ये परत तो हम आगे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले बात इस अहम सीट की। को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। बंगाल के महासमर में सभी बड़े सूरमा उतर चुके हैं। पिछले 2 माह से बंगाल की राजनीति पर हर किसी की नज़र है, लेकिन जहां पूरे बंगाल की नज़र है वो है नंदीग्राम। জয় হবে তো, সবাই ভিক্টরি চিহ্ন দেখান। राज की बात में आज बात बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम की। ये नंदीग्राम ही है जहां से परिवर्तन का नारा देकर तृणमूल कांग्रेस ऐसे चक्रवात की तरह आई कि 3.5 दशकों से अडिग वामपंथ के बरगद को जड़ों समेत उखाड़ ले गई। अब बीजेपी ने भी परिवर्तन का नारा भी यहीं से दिया है। आज के সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ममता के दाहिने हाथ रहे और बंगाल में फिलहाल नंदीग्राम से विधायक और इस इलाके के सबसे कद्दावर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी अपने साथ ले गई है। शुभेंदु के यहाँ से जाने का मतलब ममता भी जानती हैं। वैसे भी मुकुल राय के बाद शुभेंदु को बीजेपी में जाने को ममता के नीचे से जमीन गायब होने की तरह देखा जा रहा था। संघर्ष और मेहनत की पराकाष्ठा से पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंची ममता बनर्जी भी ठहरी तो योद्धा। लिहाजा उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी मांग में ही जाकर ताल ठोक दी और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वैसे सच ये भी है कि नंदीग्राम में शुभेंदु के प्रभाव को टक्कर सिर्फ ममता ही दे सकती है। नंदीग्राम में करीब 2.25 लाख वोटर हैं। इनमें से 62,000 मुस्लिम हैं, बाकी 2,13,000 वोटर हिंदू समुदाय के विभिन्न वर्गों से। अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से ममता अपने साथ मानकर चल रही हैं और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है। ममता जैसी नेता जो शुभेंदु अधिकारी की भी नेता रही हैं, उनके आने का असर जाहिर तौर पर यहाँ है। हालांकि नंदीग्राम महज एक सीट भर नहीं है। ये मानकर चलिए कि पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर यानी 2 जिलों की
30 सीटों पर नंदीग्राम में किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या नतीजे आएंगे, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी अभी तक निर्विवाद रूप से एकमात्र नेता रहे हैं। अब ममता उनके सामने ताल ठोककर उनको उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे चुकी है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में सीपीएम राज में जो 14 लोग मारे गए थे, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं और उन सभी परिवारों को शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपने मंच पर ला चुके हैं। यानी शुभेंदु का प्रभाव मुस्लिमों के बीच में भी बहुत अच्छा है, जिसका प्रभाव कम करने के लिए ममता को यहाँ पर खुद आना पड़ा है। अब ये देखने की बात होगी ममता का ये ट्रम्प कार्ड कितना काम आता है और बीजेपी जब अपना तुरुप का पत्ता यहाँ खोलेगी तो उसके नतीजे किस तरीके से आएंगे। ऐसे में ममता के सीधे उतरने के मायने समझना मुश्किल नहीं है। अब ममता ने जब अपने को झोंक कर ट्रम्प कार्ड चल दिया है तो बीजेपी भी उस पर अपना तुरुप का इक्का चलने की रणनीति बना चुकी है। राज की बात यह कि चुनावी समर शुरू होते ही बीजेपी सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को नंदीग्राम ही उतारेगी। यानी चुनाव प्रचार की शुरुआत नंदीग्राम से पीएम मोदी करेंगे। मतलब नंदीग्राम ममता के लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बन जाएगी। इसका मतलब शुभेंदु पर ममता ने जो अपना वजन डालकर दबाने की कोशिश की है, उसे मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी तहस नहस करने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी का बंगाल में कैसा जादू है, यह 2019 के नतीजे बता चुके हैं। मगर 2014 में मोदी की व्यक्तिगत अपील का जो असर हुआ था, उसे याद दिलाना जरूरी है। उस समय तक बीजेपी सिर्फ किसी तरह से बंगाल में दार्जिलिंग की सीट जीत पाती थी। मगर बंगाल की मूल जमीन पर जब आसनसोल 2014 में मोदी गए और अपील की कि उन्हें केंद्र में यहाँ से बाबुल सुप्रियो चाहिए, गायक बाबुल को यहाँ की जनता ने सांसद बना दिया। उसी तरह अब शुभेंदु के पीछे मोदी अपना पूरा वजन झोंकेंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी का किला ढहाने के लिए बीजेपी 5 रथ यात्राएं भी निकाल रही है। इनमें से 3 खुद गृह मंत्री अमित शाह निकालेंगे, जबकि 2 बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना सीएम पद का प्रत्याशी घोषित ना कर रही हो, लेकिन अगर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराकर जीतते हैं तो क्या भविष्य होगा, समझना मुश्किल नहीं है। और वहीं ममता यहां से खुद चुनाव लड़ ही रही हैं, तो जाहिर है कि पश्चिम बंगाल का अगला सीएम नंदीग्राम ही तय करने जा रहा है। कमबख्त, ये शराब भी क्या चीज है। कुछ लोगों को शराब हराम नजर आती है, तो कुछ लोगों को जैसे बोतल ही माशूका नजर आती है। जरा याद करिए लॉकडाउन के बाद की वो तस्वीरें जो शराब के ठेकों पर लंबी लंबी कतारें लगी थी। ऐसी कतारें शायद ही कभी राशन की दुकानों या गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लगी हो। पूरे संयम, पूरे अनुशासन और पूरे सब्र के साथ लोग अपनी बारी का न सिर्फ इंतजार करते रहे, बल्कि बारिश ओलों के बीच में भी अंगूर की बेटी के लिए जमे रहे, डटे रहे। और खास बात, कोई झगड़ा भी नहीं, कोई विवाद भी नहीं। खैर, सब जानते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। उसके बाद भी बिना किसी विज्ञापन या मार्केटिंग के ये न सिर्फ बिकती है, बल्कि हर साल इसकी खपत जैसे ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सरकार ने भी वैधानिक चेतावनी तो छपवा दी है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसी से ज़्यादा आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सभी सरकारें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं। तो आखिर ये कौन सा अर्थशास्त्र है जो व्यक्ति समाज की सेहत की चिंताओं पर भारी पड़ता है? राज की बात में बात इसी मुद्दे पर। अरे भाइयों, स्वागत करो। लॉकडाउन में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन की
तब खूब चर्चा हुई थी। शराब के ठेके खोलने पर राजनीति भी खूब हुई है। हालांकि इस मामले में दल और विचार की सीमाओं से परे सब एक हैं, चाहे वह नई राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल हों या सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। शराब से आय बढ़ाने के साधनों को खोजने के लिए सब साथ साथ हैं। बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मोर्चा खोल रखा है, तो सरकार ने लोगों को नकली शराब से बचाने के नाम पर ज्यादा शराब की दुकानें खोलने का फैसला कर लिया है। नैतिकता, संस्कृति और सेहत की चिंताओं पर यह शराब का अर्थशास्त्र किस कदर भारी है, इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। याद करिए किस तरीके से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों में यहाँ पर शराब के लाइसेंस किस तरीके से बांटे, और अब दिल्ली सरकार एक कदम और आगे जाने की तैयारी कर रही है। अब जो तैयारी है उसके मुताबिक जो शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र 25 साल थी उसे 21 साल किए जाने की तैयारी है। मतलब आपको शराब की दुकान में जाने के लिए अब 25 वर्ष का होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 21 साल में ही आप उसके सुपात्र हो सकते हैं। और ये सब किया जा रहा है पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, रायशुमारी के जरिए। क्योंकि पिछले वर्ष एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। ये एक्सपर्ट कमेटी शराब को लेकर बनाई गई थी। उसकी संस्तुति थी कि ये उम्र 25 से 21 वर्ष की जानी चाहिए, तो उसी के अनुसार दिल्ली सरकार आगे बढ़ रही है। एक्सपर्ट कमेटी ने शराब की बिक्री से सरकारी दखल कम करने, नकली शराब रोकने और सबसे अहम एक्साइज से कमाई के उपायों पर राय दी है। दिल्ली सरकार ने हाल में दिल्ली में शराब की आपूर्ति और उपभोग को ज़्यादा आधुनिक और एक दिल्ली जैसे शहर के मुताबिक बनाने के लिए कुछ सुझाव पेश किए हैं जो अभी पब्लिक कंसल्टेशन के अधीन है। इनमें से कुछ सुझावों का हम समर्थन करते हैं, हम कुछ में परिवर्तन भी चाहते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है और ये आगे ऐसे चलता रहे तो इंडस्ट्री के लिए भी बढ़िया होगा। दिल्ली जैसे शहर के मुताबिक समर्थन, कुछ में परिवर्तन, आगे ऐसा चले तो बढ़िया होगा। इस साल दिल्ली सरकार को शराब से एक्साइज ड्यूटी करीब 6,000 करोड़ रुपए मिल रही है। इसे बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। इसी तरह यूपी में इस साल शराब से 29,000 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी कमाने की उम्मीद है, जबकि नया लक्ष्य 34,500 करोड़ कमाने का है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और उसका दिल्ली की सरकार यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से 36 का आंकड़ा है। लेकिन शराब के मुद्दे पर दोनों पास पास हैं। इसको ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति आई है। उस नीति के तहत जो आपका रोल ओवर स्टॉक यानी आप अपने घर में कितनी शराब रख सकते हैं, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। यानी अगर आप पहले 2 बोतल रख सकते थे तो अब आप 4 बोतल रखने के हकदार होंगे। ये जरा समझने की बात है क्योंकि योगी सरकार अपनी नैतिकता, संस्कृति, हिंदुत्व और अपने पुराने मानदंडों को लेकर बहुत सख्त रहती है। लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा कि सरकार को खर्चा चलाने के लिए राजस्व की ज़रूरत है और उसे ये राजस्व की ज़रूरतें शराब से होने वाली एक्साइज ड्यूटी से ही मिल सकती हैं। और ये तमाम सरकारों ने आसान जरिया बना लिया है, तो उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और हो भी क्यों, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जब शराब की दुकानें खुली थीं तो महज 1 हफ्ते के भीतर तमाम राज्य सरकारों ने 40 से 45% जो राजस्व का हिस्सा आना चाहिए था 1 हफ्ते में उसे पा लिया था। इसीलिए ये कुबेर का खजाना है कि पीते जाओ और सरकार की झोली बढ़ते जाओ। शराब पर रोक लगाने के बजाय उससे राजस्व कमाने के उपायों के लिए सरकारें क्यों मजबूर है?
ये भी समझ लीजिए, तमाम मुफ्त वाली योजनाएं या कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकारों के पास सबसे आसान तरीका शराब से वसूली बढ़ाने का ही बचा है। वैसे एक पहलू और भी है जिसे जानना जरूरी है। बिहार में शराबबंदी का नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है। 2.5 लाख मुकदमे लंबित हो गए हैं। साथ ही एक सर्वेक्षण में आया है कि बिहार में शराब की खपत बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। ऐसे में जाहिर है कि तस्करी और अवैधानिक तरीके निकाले जा रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बीवरेज कंपनी के डीजी विनोद गिरी कहते हैं कि हमने बिहार सरकार को एक प्रस्ताव दिया है कि शराबबंदी को धीरे धीरे हटाया जाए। इससे बिहार में नकली शराब की बिक्री और तस्करी भी रुकेगी और राज्य को राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा। बिहार जो प्रोहिबिशन के अधीन है, वहाँ भी हम सरकार से लगातार संपर्क में रहते हैं। ये बताते हैं कि प्रोहिबिशन का प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक खर्च अब उसके फ़ायदे से कहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है और समय आ गया कि इसको ग्रेजुअल तरीके से हटाया जाए। देखिए, ये उद्योग सरकारों को 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देता है। 40 लाख किसान और करीब 20 लाख लोग, उनकी रोजी रोटी इस उद्योग पर निर्भर करती है। ये किसी भी और कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह ही है। तो ये समय है कि अब सरकारें भी इसको उसी नज़रिए से देखें और इसको सपोर्ट करके इस उद्योग को मजबूत बनाएं। बाकी शराब बनाने वाली कंपनियों के संगठन का सुझाव तो ये भी है कि शराब की जो फैक्ट्री है उसमें 50% महिलाओं को नौकरी दी जाए और साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए शराब पर एक अलग से कर लगा दिया जाए। यानी शराब बनाने वाली कंपनियां भी जानती हैं कि बिना शराब बेचे सरकारों का भी गुजारा नहीं है। तो आने वाले दिनों में अगर शराबबंदी की भी हवा निकल जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि सियासत के लिए शराब शायरी से ज़्यादा उसकी जेब भरने वाली है। ये एक ऐसी उम्र होती है जैसे नम और उपजाऊ ज़मीन। जिस तरीके के भी बीज डाले गए वो वक्त के साथ में वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं। बचपन मतलब शरारत, बचपन मतलब मासूमियत, बचपन मतलब खेल खिलौने। तो आज राज की बात में इसी खेल और खिलौने पर बात करेंगे, क्योंकि खिलौने आपको जो आपने अपने बचपन में खेले थे वो ताउम्र ना सिर्फ याद रहते हैं बल्कि आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो राज की बात ऐसे ही खिलौनों की कि जिससे आप अपने देसी हीरो ढूंढ सकें, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति का भान कर सकें। अभिनेता शाहिद कपूर के बच्चों की बर्थडे पार्टी की ये तस्वीरें उनकी पत्नी मीरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। मीसा के हाथ में दिख रहा ये पेपा पिग है। टीवी के पर्दे पर बच्चे इसके दीवाने हैं। खिलौनों में भी फिलहाल इस पेपा पिग का ही राज है। ब्रिटेन के इस पात्र के दीवाने दुनिया भर के बच्चे हैं। अब मीसा को ही देखिए कि उसकी मां ने पेपा पिग थीम पर ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। स्टफ टॉयज के संसार में फिलहाल पेपा पिग किंग है। इसी तरह कार्टून और स्टफ टॉयज में डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, शिनचैन, टॉम जेरी, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, सुपरमैन, बैटमैन, ही मैन या स्पाइडरमैन जैसे पात्र छाए हुए हैं। बच्चों के दिलों पर इन्हीं सब किरदारों का राज है। पहले ये टीवी के जरिए घरों तक पहुँचे, फिर उसके बाद खिलौनों के रूप में दुकानों तक अब ये बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि बच्चों को अब उनके देसी हीरो दिए जाएं और गांवों को कारोबार और साथ ही स्वदेशी की अलग जगाने की जो कोशिशें हैं उसके साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अपना एक जो उनका एजेंडा है उसे भी पूरा किया जाए। वैसे माना जाता है कि सियासत बेहद रूखी होती है, सियासतदा बेहद निर्मम, लेकिन यहाँ पर राजनीति बच्चों के बारे में और उनके खिलौनों के बारे में सोच रही है। तो वो राज आगे हम आपसे बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC बच्चों के देसी खिलौनों और स्थानीय हीरो को
विदेशी पात्रों और खिलौनों के सामने खड़ा करने के लिए कार्य योजना पर आगे बढ़ गया है। जरा नजरें घुमाएंगे तो देखेंगे कि हाई फाई विदेशी खिलौनों और किरदारों के बीच छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे देशी कैरेक्टर भी बच्चों के बीच लोकप्रिय हुए हैं। उसके बाद ये विचार और बलवती हुआ है। छोटा भीम ऐसा देसी पात्र है जो कार्टून की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। छोटा भीम के छुटकी और राजकुमारी इंदुमती भारतीय बच्चों के मानस पर गहरी छाप छोड़ रहे हैं। बच्चों के बाजार में भी छोटा भीम धमाल मचाए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आईटी मंत्रालय किस तरह से बच्चों के हाथ में देसी खिलौने पहुंचाएगा और इसके पीछे उसकी सोच और तैयारियां क्या है। आईटी मंत्रालय ने AICTE यानी अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर ये योजना बनाई। इसके तहत टॉयथन यानी खिलौनों की एक प्रतियोगिता राज्य और देश स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न गांवों या स्थानों पर खिलौने बनाने वाले कारीगरों के उत्पादों के बीच प्रतिभागिता होगी। इसमें बेहतर का चयन कर कारीगरों को इनाम दिए जाएंगे और क्या पता कि यहीं से बच्चों को उनके देसी हीरो मिलें और छोटा भीम एक बार फिर से राष्ट्रीय के बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारत जितना विशाल देश है, उसमें जितनी विविधता है, उसमें तमाम विभिन्न अंचलों से अलग अलग तरीके के खिलौने आते हैं। तो उन खिलौनों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले और गांवों से आकर लोग उनको बेच सकें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों को उनके अपने बारे में ज्ञान हो, उनका आत्मगौरव जगे। इसके लिए ये पूरी कवायद चल रही है। मसलन महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर और बिरसा मुंडा आदि ऐसे पात्रों को बच्चों के बीच में स्थापित किया जाए। इसको लेकर जगह जगह प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी और साथ ही गांवों को मिलेगा रोजगार, बच्चों को मिलेंगे उनके देसी हीरो और सबसे बड़ी बात, फायदा बीजेपी को मिलेगा उसका जनाधार। तो इस हफ्ते राज की बात में इतना ही और आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप देखते रहिए ABP न्यूज़, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।